जय हिंद। वेलकम टू अप्लाइड इंग्लिश। जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी के जो पैटर्न बदले हैं उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव पार्ट का मतलब अप्लाइड ग्रामर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है और कई सारे चैप्टर इसमें बढ़े हैं और कई घटे हैं। इसमें एक बढ़ने वाले चैप्टर में पहले भी पूछे जाते थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, लेकिन अब इसमें इम्पोर्टेंस बढ़ गया है क्योंकि पीटी में भी इसके क्वेश्चंस हैं और मेंस में भी 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैंने एक सीरीज लाया है और आइए देखते हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अप्लाइड पैटर्न में। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर वॉइस होता क्या है, क्यों इसकी स्टडी करते हैं। बेसिकली ये वर्ब का फॉर्म का स्टडी होता है। मतलब एक वॉइस आवाज़ है ना, लेकिन ये ग्रामर के फॉर्म में देखेंगे तो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीका है जो वर्ब के फॉर्म के माध्यम से ये तय करता है कि आखिर एक्शन किसने किया या फिर एक्शन का रिसीवर कौन है। तो जब मुझे इम्पोर्टेंस बताना हो एक्शन के डूअर को, पार्टिसिपेंट को, जिसने कार्य किया है, तो एक्टिव फॉर्म में रखते हैं। जब हम इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो हम पैसिव फॉर्म में लाते हैं। जैसे द प्रोफेसर टीचर्स द स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट जो द प्रोफेसर है इनको एम्फेसाइज करना है और ठीक उसका पैसिव में द स्टूडेंट को, चूँकि यहाँ स्टूडेंट द प्रोफेसर यहाँ ये कहना चाह रहा है कि भाई स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाया जाता है, तो किसके द्वारा? प्रोफेसर के द्वारा। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस एक्टिव में बढ़ता है और पैसिव में क्या दिखाता है कि जो सब्जेक्ट बनता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। जो एक्शन है, जो कार्य है, जो स्टेट है, उसका जो रिसीवर है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, जिसको आउटपुट मिल रहा है, वो सब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है पैसिव में। ठीक, अगला एग्जांपल देखेंगे, आई टीच यू। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। यू आर टॉट बाई मी, आप मेरे द्वारा पढ़े जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक्टिव पैटर्न में एक्चुअल जो फॉर्मेट है सेंटेंस का, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई इज इम्पॉर्टेंट, बट इन पैसिव पैटर्न में, पैसिव फॉर्म में देखेंगे तो चूँकि रिसीवर कौन है एक्शन का, ये एक्शन है और इसका रिसीवर कौन है? यू है। तो ये रिसीवर को सब्जेक्ट बनाते हैं और रिसीवर को ही इम्पोर्टेंट देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। यू आर टॉट, आप पढ़े जाते हैं बाय मी, है ना। तो इसके लिए हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब देखना है एक और, देखिए एग्जांपल से बहुत, चूँकि पहले आप जो पढ़े होंगे ये केवल फार्मूला रटे होंगे, उसका इम्पोर्टेंस नहीं देखे होंगे आखिर कि कैसा सिचुएशन आएगा। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको जब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको समझना ज़रूरी है कि आखिर किस टाइप के सेंटेंस का एक्टिव ही होता है, पैसिव नहीं हो सकता है। कैसा सिचुएशन आएगा जिसका पैसिव ही होगा, एक्शन ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि वैसे वर्ब जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब, जो वर्ब हम अब देखेंगे तो उसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव दो वर्ब मिलेंगे। तो बेसिकली ये समझिए कि कोई वर्ब है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो बिना किसी प्रीपोजिशन के साथ, मतलब स्वतः वो कार्य होता है, वो कार्य करने के लिए और उसका इम्पैक्ट किसी पे पड़ता है। तो वैसे वर्ब के साथ, वैसे वर्ब वाले सेंटेंस का ही पैसिव बनाते हैं, ट्रांजिटिव, अर्थात ट्रांजिटिव वाले वर्ब का ही हम पैसिव बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, माय फ्रेंड रोट ए बुक, मेरे दोस्त ने एक पुस्तक लिखी।
अब उसी का पैसिव देखेंगे, ए बुक वॉज रिटन बाय माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे दोस्त का पुस्तक लिखना, ये इसको एम्फेसाइज कर रहा है इस वर्ब के माध्यम से, जबकि यहाँ पे जो रिजल्ट है एक्शन का, इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं। अ बुक वॉज रिटन, पुस्तक मेरे मित्र के द्वारा लिखी गई। मतलब ये कह सकते हैं कि देखिए ये एक्शन करने वाला है, ये डूअर है, और ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ये एक्टिव में आ गया। जैसे इसका पैसिव करेंगे, जो रिजल्ट है उसी को एम्फेसाइज करते हैं, मतलब वही सब्जेक्ट बन जा रहा है। हालांकि करने वाला अभी भी सेम है, जो एक्शन का परफॉर्मर है अभी भी वही है, लेकिन एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है, जो रिसीवर है, जिस पे एक्शन का प्रभाव पड़ा है, वो सब्जेक्ट बन जा रहा है। तो अब देखेंगे कि अब पता है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट जहाँ सब्जेक्ट के रूप में जहाँ रहेगा तो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। मतलब इन सिंपल, द सब्जेक्ट डज या परफॉर्म्स द एक्शन इन एक्टिव वॉइस, whereas in passive voice the subject receive the action and the action is done या performed by the object। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेंगे ये बताता है पैसिव में कि एक्शन जो हुआ है वो उसको रिसीव कर रहा है, उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा है, एंड एक्शन इज डन, हालांकि ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्शन किया जा रहा है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट था। अब कुछ तरीके हैं, और उससे पहले तरीके जो कुछ रूल्स हैं उसको जानने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस सिचुएशन में एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन में पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। यदि किसी एक्शन को डायरेक्टली या क्लियर वे में एक्सप्रेस करना हो, किसी एक्शन को डायरेक्टली या क्लियर वे में एक्सप्रेस करना हो तो उसे एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं। जबकि पैसिव वॉइस में किसी एक्शन को ऑटोमेटिकली ना घटित होकर के, जबकि ये बताना हो कि किसी के द्वारा वो घटित हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिव में देखेंगे सी हैज़ ब्रोकन द प्लेट, ये ऑटोमेटिक इसके द्वारा ये घटित हो गया। लेकिन जैसे ही बोलेंगे द प्लेट हैज़ बीन ब्रोकन बाय हर, तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि ये जो ब्रोकन, टूटना जो है, ये स्वतः नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है, जबकि ये इसके द्वारा परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टी इज ग्रोन इन असम, चाय उगाए जाते हैं कहाँ? असम में। स्वतः नहीं हुआ, किसी के द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स फॉर सबमिटेड, रिपोर्ट सबमिट किए गए। नेक्स्ट, टू एम्फेसाइज द डोर ऑफ द एक्शन, अब कार्य को करने वाले को एम्फेसाइज करना हो, बताना हो, तो वैसे केस में हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जैसे पुलिस चोर को गिरफ्तार किया, तो यहाँ पे जब बताना हो कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, तो वैसे केस में हम एक्टिव, लेकिन बोलेंगे चोर पकड़ा गया, चोर अरेस्ट किया गया, है ना, रिपोर्ट सबमिट किया गया। ये आइदर वो अंडरस्टूड है या फिर इंडेफिनिट है, या बताना नहीं चाह रहे हैं आप, तो वैसे सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। अर्थात जो रेसिपिएंट है, जो एक्शन का जिस पे आउटपुट मिल रहा है, उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे द थीफ वॉज अरेस्टेड, क्यों बाई पुलिस नहीं लगाए? क्योंकि पता है मुझे थीफ को कौन अरेस्ट करेगा, जाहिर सी बात है पुलिस अरेस्ट करेगी, तो ये अंडरस्टूड है। अब कुछ रूल्स हैं। अब जैसा कि पता है कि हमने देखा कि जब वॉइस की बात आती है तो वर्ब को इग्नोर नहीं कर सकते। वर्ब से ही ये तय होता है, वर्ब के फॉर्म से ही तय होता है कि एक्टिव में है या पैसिव में है।
तो सबसे पहले भाव का फॉर्म की जहाँ बात करें तो टेंस ज़रूर आएगा। तो टेंस कितने हैं? 12। और उसके अकॉर्डिंग सारे जितने भी पैटर्न देखे थे सिंपल टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल फ्यूचर का, सिंपल पास्ट का, सारे के फिर एक्टिव या पैसिव होंगे, है ना। तो देखिए जो सिंपल पैटर्न है सेंटेंस का वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, और उसको हम एक तरह से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है ये, एक सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखने का एक तरीका है। अब 3 तरीका है इसको बदलने का, बिल्कुल सॉरी, जब भी एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो 3 बातों का ध्यान रखेंगे, ऑटोमेटिक एक्टिव टू पैसिव में हो जाएगा। क्या? एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं। वर्ब जो होगा हमेशा भी3 फॉर्म में होगा, पास्ट पार्टिसिपल में। मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है, वो दिखता भी है या फिर कभी उसके साथ अटैच रहता है। जैसे V1 के रूप में देखेंगे तो हेल्प होता है, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है टू हेल्प, लेकिन जैसे ही इसमें चूंकि सी है तो V5 यूज करेंगे, हेल्प्स। तो इसका जो बी वाला फॉर्म है उसको हम पैसिव में इज MR, मतलब यदि सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा सेंटेंस उसी टेंस में पैसिव में भी रहेगा। एक्टिव जिस टेंस में रहेगा पैसिव भी उसी टेंस में रहेगा। यूँ कहें कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। नेक्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस चेंज इनटू बाय प्लस एजेंट या ऑब्जेक्ट। क्यों कह रहे हैं? और ये यदि जरूरत पड़े तो, जरूरी नहीं कि सारे सेंटेंस में ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे, अभी डिस्कस किया था, जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, और उसका पैसिव मैंने बताया था कि द थीफ वॉज अरेस्टेड केवल। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है बताने के लिए, एजेंट को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो जो नेक्स्ट क्या है कि वर्ब, और वर्ब का मेन खेल है तो ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। जैसा सेंटेंस रहेगा, जैसा टेंस रहेगा, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। लेकिन मेन वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा, अर्थात V3 में रहेगा। क्लियर? इन सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट देखा था एक्टिव का, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव में, ये बन गया। लेकिन ये बाय प्लस एजेंट या बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे जब भी, तो इस बात का ध्यान रहे कि क्या ज़रूरत है इसकी। यदि ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं ज़रूरत है तो नहीं लगाइए। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि कब ज़रूरत है, तो बिल्कुल अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्ट जैसा कि बताया था कि ये सब्जेक्ट बन जाता है इसका, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। वर्ब इसका बी वाला फॉर्म है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके साथ हमेशा V3, जो मेन वर्ब है उसी का V3 कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो जितने भी प्रोनाउन हैं उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेंगे। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। और पैसिव का जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा तो उससे पहले मुझे बाय लगाना जरूर होता है, क्योंकि एजेंट वहाँ दिखाना होता है। बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसका रहेगा? जो सब्जेक्ट एक्टिव में था वही ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ रख देंगे। क्लियर? अब कुछ रूल्स हैं। कई बार आपको रटाया जाता है इसको कि इसके बनेंगे, इसके नहीं बनेंगे, इसके इस सेंटेंस के बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट के बनेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? मैं इस पे विश्वास नहीं करता है कि याद करवाने में, केवल मैं ये इस पे विश्वास करता हूँ कि आपको भली भांति समझ में आ जाए। आइए, सिंपल प्रेजेंट जैसा कि पैटर्न पता है,
सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद V1 या V5 होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। कुछ नहीं करना है भाई। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जैसा कि बताया गया था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, और V1 या V5 का EZM-R प्लस V3। जैसे ही ड्राइव्स अ कार, तो अ कार इज ड्राइवन बाय हिम। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे तो एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो क्या पैटर्न होता है, सब्जेक्ट प्लस EZM-R, कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट, जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और EZM-R का EZM-R ही रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, मतलब सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। V4, अब बताइए V4 है तो उसका भी एग्जिस्टेंस रहेगा ना, और पैसिव में V3 तो रहता ही है, तो V3 कर देंगे, और V4 जिस मेन एक्टिव में जिस फॉर्म में था बस उसी का एक एग्जिस्टेंस छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे भाई, ING कहाँ लगा देंगे, ऐसा तो नहीं केवल ING लगा देंगे, तो मेरे पास B है और B में बीइंग कर देंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस EZM-R प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी इज वेटिंग फॉर रीमा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका सब्जेक्ट हमने बना दिया है पैसिव में रीमा, इज चूँकि सिंगुलर है, वेटिंग बीइंग वेटेड, वेटिंग का बीइंग वेटेड, V3 तो हमें लगाना ही था, और ING फॉर्म है तो ING हमने बीइंग कर दिया। अब बताइए बाय हर लगा दिया। अब बताएंगे 4 क्या करेंगे, चूँकि वेट के बाद प्रीपोजिशन 4 आया है, वेट के साथ प्रीपोजिशन 4 लेता है, तो हूबहू प्रीपोजिशन से छेड़छाड़ ना करेंगे, प्रीपोजिशन हूबहू यहाँ रख देंगे और बाय प्लस हर एजेंट के रूप में लगा देंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा कि इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न रहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, बिल्कुल जैसा कि प्रीवियस 2 स्लाइड में देखा था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हैज़ या हैव, V3 है तो हमने बीन प्लस V3 कर दिया। क्यों? क्योंकि इस एक्टिव में जो V3 है उसका भी हमको यहाँ पे उपस्थिति बताना है ना कि किस पैटर्न में था वो, तो बीन कर दिया प्लस V3 जो कि पैसिव में होता ही हमेशा। जैसे आई हैव टॉट टाइम एंड टेंस, आप देख सकते हैं टाइम एंड टेंस हैज़ बीन टॉट बाय मी। अब इसी का इंट्रोगेटिव देखेंगे कैसे बनेगा, हैज़ ही डन द वर्क, हैज़ ही डन द वर्क। अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक्टिव में जिस पैटर्न में रहेगा, मतलब पैटर्न इन द सेंस कि जिस स्टेट में रहेगा, टेंस टाइप ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम पैसिव में भी इंट्रोगेटिव का ही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट मैंने क्या बनाया, चूँकि एक्टिव है इसका जो ऑब्जेक्ट था द वर्क लगा दिया, हैज़ डन द वर्क, V3 है तो बिन प्लस डन कर दिया, बाय हिम कर दिया, और चूँकि ये इंट्रोगेटिव में है तो हमने हैज़ को आगे रख दिया। क्लियर? अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग एक्टिव का क्या पैटर्न रहता है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है बहुत आसानी से। अब इसका पैसिव देखेंगे, पैसिव में क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो मेन है वर्ब का खेल हमने यहाँ रखने की कोशिश किया, हैज़ या हैव रखा प्लस बीन, चूँकि बीन यहाँ है और V4 है V4 है तो बीइंग लगाना पड़ेगा प्लस V3। अब जरा सेंटेंस पढ़ के देखिए,
माई फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवल फॉर 2 hours। तो अ नॉवल हैज़ बीन रीडिंग बाय माई फ्रेंड फॉर 2 hours। ये पढ़ने में, चूँकि अब ध्यान रहे कि कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी सुंदरता का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, ग्रामेटिकल अच्छा होना चाहिए। तो बी का ही 2-3 फॉर्म, 2 फॉर्म यूज हो रहा है। एक तो बीइंग यूज हो रहा है, दूसरा बीइंग यूज हो रहा है। तो बताइए ये अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि बीइंग या बीइंग मतलब एक साथ, तो वो क्या हो रहा है कि सेंटेंस का एक्यूरेसी खराब कर दे रहा है। इसीलिए देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह से मैंने देखा कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसी 3 का एक्टिव टू पैसिव होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में बिल्कुल वैसा ही सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, और V2 को क्या कर दिया हमने, वॉज योर वर्ड जो कि पास्ट में है, और V3 कर दिया, पैसे में हमेशा रहता है। मतलब ये V2 का जो खेल है ये हमने वॉज योर वर्ड प्लस V3 कर दिया। क्लियर? जैसे रिया पेड द बिल्स, पैसिव क्या होगा, द बिल्स वो पेड बाय रिया। पेड V2 V3 एक ही होता है, तो V2 का हमने V3 किया, और चूंकि पैसिव में है और टेंस सिंपल पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में वॉज या वर आता है, तो हमने रख दिया। यहाँ पे प्लूरल में है तो हमने वर किया, सिंगुलर होता तो वॉज होता। अब सभी को पता ही है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव में देखेंगे पैटर्न क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, बाय प्लस ऑब्जेक्ट जरूरत के अकॉर्डिंग, यदि नेसेसरी हो तो लगाइए, नहीं नेसेसरी तो नहीं लगाइए। और वॉज वर प्लस बिफोर का क्या किया, सॉरी ये वॉज टाइप ऑफ मिस्टेक है, ये वॉज योर प्लस बीइंग प्लस V3। क्यों बीइंग प्लस V3? जैसा कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया कि V4 है तो उसका बीइंग प्लस V3 करेंगे। क्लियर? जैसे आस्था वॉज लर्निंग फ्रेंच वॉज बीइंग लर्नड बाय आस्था, वॉज लर्निंग वॉज बीइंग लर्नड। क्लियर? मेन इसी का खेल है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट में हमने देखा कि एक्टिव इन द सेंस के जो सिंपल पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसका पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और हैड प्लस V3 का क्या करेंगे, हैड V3 बीन प्लस V3 हो जाएगा। तो he had missed the last bus, the last bus had been missed by him। very simple। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं होता का पैसिव फॉर्म नहीं होता था, ठीक उसी तरह से इसका भी नहीं होगा। कारण आप देख सकते हैं, कारण ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट, और यदि हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3, तो ये सुंदरता सेंटेंस का बिगड़ जा रहा है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जा रहा है, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्लियर? जैसे ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years, तो इसका पैसिव बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बनेगा, ए नॉवेल हैड बीन बीइंग राइटिंग बाय हिम बीइंग रिटन बाय हिम फॉर 5 years। तो बीइंग इस टाइप से सेंटेंस गलत हो जा रहा है। नेक्स्ट
सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आँख बंद करके पैसिव में देखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जा रहा है। ये तो बहुत इजी है भाई, बस यहाँ मेन कोर पॉइंट जो है शैल या विल प्लस V1, तो क्या करेंगे शैल या विल प्लस B प्लस V3। क्यों B प्लस V3 क्यों करेंगे भाई? क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद V1 का यूज होता है, मतलब वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। तो अब पहला फॉर्म तो V1 रखेंगे नहीं, यदि V1 रखेंगे तो एक्टिव वॉइस में ही रह जाएगा, तो उसको पैसिव करना है। तो इस V1 को हमने बदला है B प्लस V3। क्लियर? जैसे आई शैल राइट अ नोवेल, ए नोवेल विल बी रिटन बाय मी। क्लियर? अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है शैल या विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट वैसा ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब B प्लस V4 ऑलरेडी है, B ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर उसके लिए हम रिपीट करेंगे B के फॉर्म को, तो ये सेंटेंस की खूबसूरती को ख़राब कर देगा, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट लगेगा, इसीलिए इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। मतलब देयर इज़ नो पैसिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यदि बनाने की कोशिश करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B प्लस बीइंग प्लस V3, मतलब B बीइंग, है ना, ये गड़बड़ कर दे रहा है। जैसे ए नोवेल विल बी बीइंग रिटेन बाय मी, विल बी बीइंग, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म में हम लोग देखेंगे, ये कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया। अब जो मेन भूमिका बांधना है इसको, तो शैल या विल प्लस हैव प्लस V3, कुछ नहीं करना कि हमने शैल या विल प्लस हैव को यहाँ रख दिया, V3 है तो बिन प्लस V3, इसीलिए इसका पैसिव बन गया। क्योंकि हैव है, या बी रहता या बी का कोई फॉर्म रहता तो हम नहीं बनाते। जैसे माई फ्रेंड विल हैव परचेस्ड अ कार बाय नेक्स्ट मंथ, मेरा दोस्त एक कार नेक्स्ट मंथ खरीद चुका होगा, तो ए कार विल हैव बीन परचेस्ड बाय माई फ्रेंड बाय नेक्स्ट मंथ। जिसका पैसिव फॉर्म ऐसे बनेगा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आ गई वही बात कि शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 है। जब उसका हम इसको बदलना चाहेंगे तो ये क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग। अब ये जो बन रहा है बीन बीइंग, ये सेंटेंस को ख़राब कर दे रहा है, इसकी खूबसूरती को बिगाड़ दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लग रहा है। तो देयर इज़ नो पैसिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बनाने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ए बुक विल हैव बीन बीइंग रीड बाय फ्रेंड फॉर 2 आवर्स। तो ये जो पैटर्न बन रहा है बीन बीइंग, ये गड़बड़ कर दे रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने ये पाया कि टेंस के टोटल 12 टेंस में केवल 8 टेंस का एक्टिव टू पैसिव बदलता है। कारण आपके सामने था, मैंने ये प्रूफ किया कि कैसे और क्यों नहीं एक्टिव टू पैसिव बनेगा। अब यहाँ तक तो ठीक है कि अब तक जो पढ़ते आए हैं अपने स्कूल्स के एग्ज़ाम में कि एक्टिव टू पैसिव्स, ये फॉर्मूला रख करके, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जो बिल्कुल उसको समझने की ज़रूरत है बगैर याद किए।
और इसी पैटर्न पे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक सेंटेंस, जैसे अभी हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस के बारे में देखा था, यदि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है, और इंट्रोगेटिव होने का मतलब है कि वैसे सेंटेंस या तो एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। यदि वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, उसको कहते हैं यस नो क्वेश्चंस। हम लोग सेंटेंस में आगे पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना ये है कि जिस टेंस में रहेगा एक्टिव फॉर्म में, ठीक उसी फॉर्म में, उसी टेंस में पैसिव में भी रहेगा। जैसे आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, तो सिंपल सा इज फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। यहाँ पे हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट द बॉयज है तो आर था, यहाँ सब्जेक्ट बदल गया है, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है, तो यहाँ पे इज हो गया। और चूँकि एक ही कंटिन्यूस टेंस में है तो यहाँ भी कंटिन्यूस टेंस में रहेगा। यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सिंपल वे में। अब शुरू होती है थोड़ा एडवांस लेवल में, थोड़ा इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे इसका। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है, अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या है? WH वर्ड्स बोलते हैं इसको WH वर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों? वैसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो आइदर W से स्टार्ट होता है या H से स्टार्ट होता है। W से जैसे why, when, where, which, what, और H से how। ये सारे वर्ड्स यदि ऐसे सारे वर्ड्स से, इंट्रोगेटिव वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये वर्ड हूबहू रहेंगे। और जैसे हम टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव बना रहे थे, ठीक वैसा ही हम भी फुलफिल करेंगे। जैसे when did they play cricket, when did they play cricket, तो हम लोग पैसिव क्या बनाएंगे? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, पहले देखिए, ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। अब यहाँ से देखिए दे प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट इसका दे हो गया, इंट्रोगेटिव यहाँ भी रहेगा, और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट हो गया। तो क्रिकेट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, when did क्रिकेट played by them। ये हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो स्वयं अब सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे what makes you happy, यदि what या which ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में एक्टिव वॉइस में हो, तो जैसा हम सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक उसी तरह से इसका भी बनेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट का बाय व्हाट हो जाएगा, विच का बाय विच हो जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट आर यू रीडिंग, यू आर रीडिंग व्हाट। यहाँ पे क्या है कि यू आर रीडिंग व्हाट, मतलब ये यहाँ व्हाट जो है ऑब्जेक्ट के केस में आ रहा है। आप क्या पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट में ये पैसिव बनाएंगे तो व्हाट सब्जेक्ट हो जाएगा। इज बीइंग read by you। अगला सेंटेंस में देखेंगे, what makes you happy, आपको क्या खुशी देती है। what makes you, क्या आपको प्रसन्न करता है। what makes you, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। अब what का क्या करेंगे,
जैसा कि बाय प्लस ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ भी बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के बिगिनिंग में आता है और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का जो फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी। नेक्स्ट, विच पर्सन हस कॉल्ड यू, किस व्यक्ति ने तुम्हें डांटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय विच पर्सन वर यू स्कॉल्डेड। यहाँ ये इस ऑब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, यू वर स्कॉल्डेड, है ना। तो बाय विच पर्सन वर यू स्कॉल्डेड, क्लियर। लेकिन यहाँ एक और बात है, अभी हमने व्हाट का बाय व्हाट, विच का बाय विच दिखा। एक है हु, यदि सब्जेक्ट के रूप में हु हो तो क्या करेंगे, बाय, क्योंकि हु का हुज होता है, वो होता है। एक मिनट देखते हैं कहाँ पे ये स्लाइड मैंने बनाया है। हाँ सॉरी, थोड़ा स्लाइड बन गया। जैसे यदि एक्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है हु से या वॉम से, तो इसका चूंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसका चेंज करेंगे फॉर्म या हु प्लस बाय। यदि फॉर्म होता है तो इसका हु रहेगा, मैंने इसका ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। जैसे हु इज टीचिंग यू, तो क्या बनाएंगे, बाय वॉम। ये सब्जेक्ट के रूप में आया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका करेंगे क्या, बाय वॉम। चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आगे रहेगा बाय वॉम आर यू बीइंग टॉट, या हु आर यू बीइंग टॉट बाय। ये भी सही है, क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। तो आइदर ये बनाते हैं, यदि बाय करते हैं, बाय से शुरू करते हैं तो बाय वॉम होगा, और यदि हु रखते हैं तो बाय हमको बाद में लगाना पड़ेगा, क्लियर। ज़्यादातर दोनों यूज होता है, ये भी सही है। कैसा क्वेश्चन आता है, दोनों पैटर्न सही, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। वॉम आर यू टीचिंग, आप किन्हें पढ़ा रहे हैं, तो हु इज टीचिंग, हु इज बीइंग टॉट बाय यू, हु इज बीइंग टॉट बाय यू। ये इसके इस पैटर्न के क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए, ये हमने देखा इंट्रोगेटिव का। अच्छा, एक केस ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा कि आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। अब ये यू और इंग्लिश ग्रामर दो ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये कि कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, हो सकता है। तो दो ऑब्जेक्ट का पहले देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आखिर ये ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई थिंग, कोई वस्तु, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन्स। क्या दोनों ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यदि किसी सेंटेंस में, किसी एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है कि या तो वो डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा, है ना। दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर। तो ऐसे केस में आइदर ऑफ टू इन द सेंस आइदर सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी एक को सब्जेक्ट बनाएंगे। हालांकि ये माना जाता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना सही होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस कि जो पर्सन, माने जो ऑब्जेक्ट डिनोट्स करता है किसी पर्सन को, तो उसको ही सब्जेक्ट बनाना सही माना जाता है। और ये कॉमन है,
हालांकि पैटर्न दोनों सही है। जैसे आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर इज टाउट टू यू बाय मी, ये भी सही है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच रहा है, तो उसके पहले हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा हुआ है उसके पहले टू प्रीपोजिशन आ जाएगा, ये बना सकते हैं। या फिर यू आर टाउट इंग्लिश ग्रामर बाय मी, ये बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सा और क्यों। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। क्लियर। नेक्स्ट, हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर, तो वही सवाल है, वही उसका हमने जैसा बताया था, बाय वोम वॉज इंग्लिश ग्रामर टॉट टू यू। यदि हम इनडायरेक्ट को यहाँ रखते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू आ गया। लेकिन यदि हम इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, बाय वोम आर यू वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर, तो देयर इज नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड। क्लियर। अब देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक्टिव सेंटेंस है और उसमें एक पहले से ही प्रीपोजिशन रहता है, वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो ध्यान रहे एक्चुअल में वो वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आ रहा है वो एक स्पेशल मीनिंग दे रहा है उसका। यदि उस प्रीपोजिशन का हम उस प्रीपोजिशन को ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं पैसिव में, तो वो मीनिंग बदल जाएगा। तो हूबहू मीनिंग रखने के लिए हम उस प्रीपोजिशन को नहीं हटाएंगे। ठीक है। जैसे द मैनेजर विल लुक इनटू द मैटर, विल लुक इनटू, तो यहाँ पे पैसे बनाएंगे तो द मैनेजर विल बी लुक्ड इनटू बाय द मैटर विल बी लुक्ड इनटू बाय द मैनेजर। तो इस इनटू को नहीं हटाएंगे, जबकि हूबहू रहने देंगे, प्लस जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे एक्टिव टू पैसिव में वही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, कभी कभी सिचुएशन ये आता है कि ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में रखना या बाय प्लस असेंट जिसको बोलते हैं उसको रखना सही नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस से एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो स्पष्ट हो जाता है, मतलब जो कार्य करने वाला जो है डोर ऑफ द एक्शन है, उससे ये पता चल जाता है कि आखिर किसने काम किया है ना। जैसे कैसा सिचुएशन रहे, यदि वो सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इंडिफिनिट हो, वेग हो, अस्पष्ट, अंडरस्टूड हो या अनइम्पोर्टेंट हो, ऐसे सिचुएशन हो तो हम इंट्रोगेटिव ये पैसिव बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। जैसे दे मेड हिम अनहैप्पी, दे मेड हिम अनहैप्पी, तो ही वॉज मेड अनहैप्पी, ये क्या है? कोई फिक्स भेग है, इंडिफिनिट है, तो ऐसे केस में हम हटा दिया है। दे इज indefinite and vague, so no need to require used as a agent. Next, somebody has picked my pocket, किसी ने मेरे पॉकेट को काट लिया है, जेब कतरी कर दिया है ना। तो ये भेग है, किसने किया पता नहीं है, तो there is not required to write here my pocket has been picked। जाहिर सी बात है किसी पॉकेट मार के द्वारा ही किया गया हो, है ना। तो somebody जैसे आया तो no need to require to write here। नेक्स्ट, nobody can change destiny, डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो चूंकि सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है तो हम उसके लिए नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे और ये वेग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को हटा देंगे। जैसे डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड हियर, मतलब ये कह सकते हैं कि nobody is negative indefinite pronoun and it is converted into negative only। हम जो नेगेटिव था उसको मैंने नेगेटिव ला दिया, नोट कर दिया, लेकिन ये somebody प्लस नो यही ना हुआ। nobody का मतलब क्या हुआ? नॉट प्लस somebody, तो उस somebody को जो भेग है उसको हटा दिया मैंने। नेक्स्ट, ये भी है कि यदि
कोई सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है स्पष्ट है कि आखिर उसी के द्वारा ही वो कार्य किया जाएगा। जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने थीफ को अरेस्ट किया, तो पैसिव बनाएंगे द थीफ हैव बीन अरेस्टेड इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि बाय प्लस पुलिस। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट है, अंडरस्टूड है कि किसने अरेस्ट किया है। नेक्स्ट, कुछ अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक पैटर्न देखा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाया तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, बी प्लस भी वर्ब का V3 कर दिया, और इस सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लाया। अब है ये कि किसी किसी वर्ब के साथ बाय लगाना फिट नहीं बैठता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं उसके साथ एक अपना सर्टेन एक्सप्रेस देने के लिए, कुछ अपना एक्सप्रेशन देने के लिए पर्टिकुलर वर्ब ही पर्टिकुलर प्रिपरेशन ही आता है। तो उसके वैसे सिचुएशन में हम लोग बाय प्लस अजेंड ना करके जो प्रिपोजिशन वो वर्ब लेता है वही रख देते हैं। जैसे नो, यदि उसका पैसिव फॉर्म यूज़ करते हैं नॉन, तो वो उसके साथ टू आता है। एनॉय, चिढ़ाना, एनॉय विथ समबडी, एनॉय एट समथिंग, किसी वस्तु से चिढ़ना। एट, व्यक्ति से चिढ़ना विथ। क्रैम्ड विथ, डेकोरेटेड विथ, फाइल्ड विथ, प्लीज्ड विथ, थ्रॉन्ग्ड विथ, ऑर्नामेंटेड विथ, कंटेंट इन, embodied in, engulfed in, amazed at, surprised at, astonished at, vexed at, delighted at। ये सारे वर्ब ऐसे हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके साथ जो प्रॉपर प्रीपोजिशन है वही आएगा, बाय का यूज़ नहीं होगा, बाय ड्रॉप हो जाएगा। जैसे द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, इसका पैसिव बनाएंगे तो वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। क्यों? सरप्राइज के साथ एट प्रीपोजिशन ही आता है, तो बाय द न्यूज़ नहीं करेंगे, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। आई नो हिम, तो क्या होगा? ही इज़ नोन टू मी। आई नो हिम, ही इज़ नोन टू मी। क्यों? नोन बाय मी गलत हो जाएगा। क्यों? नो के साथ टू ही आता है, वो उसी के अकॉर्डिंग मीनिंग देता है। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी, तो बोलेंगे क्या सभी के साथ का? नहीं, पर्टिकुलर कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं जिसका मैंने नीचे लिख दिया है, एक दो बार पढ़ने के बाद आ जाता है। चूँकि बार बार पूछा जा रहा है तो इसीलिए मैंने उसका कलेक्शन दे दिया है। जैसे हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। अब देखेंगे, हमने यहाँ अभी तक देखा था कि सिंपल टेंस, हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव वगैरह वगैरह। एक ऐसा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है, जब हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे बस अगले चैप्टर में, तो पता चलेगा कि आखिर टाइप्स सेंटेंस के कुछ ऐसे टाइप हैं जिससे अलग अलग एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अलग अलग सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब है किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वो पैटर्न वाली सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे डू इट, अब इसका ना तो सब्जेक्ट क्लियर है लिखा हुआ है, जबकि ये स्पष्ट है, किसी को मैंने सामने वाले को डू इट जैसे बोला तो मैंने यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, यही मतलब हुआ ना कि मैंने सामने वाले को ऑर्डर दिया है, तो ये हुआ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रहे कि जब कोई सेंटेंस कमांड या ऑर्डर, जब किसी सेंटेंस से कमांड या ऑर्डर की एक्सप्रेशन हो, तो वैसे केस में कैसे बनाएंगे? और इसमें भी दो सिचुएशन आएगा कि क्या कमांड या ऑर्डर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट हैं
तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। वहाँ पे लिखेंगे लेट प्लस जो सब ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देंगे प्लस B+B3, जैसे डू इट, लेट इट बी डन, इसका पैसे बनाएंगे लेट इट बी डन। क्यों? ये पैटर्न हम लोग लेट यूज़ करेंगे और इट जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे और प्लस B+B3। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे गो आउट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, डोंट प्ले हियर, डोंट गो देयर, लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या है, गो आउट, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसका पैटर्न ये होगा आइदर यू आर ऑर्डर्ड, आइदर यू आर कमांडेड टू, जैसे गो आउट, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट, डोंट प्ले हियर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले हियर। तो जैसा यदि कमांड आएगा तो यू आर कमांडेड कर देंगे, ऑर्डर आया तो यू आर ऑर्डर लिखेंगे और उसके बाद 2+, चूँकि ऑलरेडी जैसे ही ऑर्डर्ड बोले तो B3 आ चुका है तो प्लस 2+B1 यूज़ कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट टाइप का कोई सेंटेंस हो, जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? चूँकि रिक्वेस्ट है तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा जो पैसिव में भी दिखे कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो कुछ नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर? अब आगे देखेंगे कि ये भी तो हो सकता है इंपेरेटिव में कि वो एडवाइस एक्सप्रेस करे। तो जब एडवाइस वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनेंगे, लिखेंगे तो उसको सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस धीरे धीरे उसे ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसा मीनिंग आना चाहिए। एडवाइस मतलब क्या, जैसे हेल्प द पुअर, तो उसे गरीबों का मदद करना चाहिए। यदि गरीबों को मदद करो, इस टाइप का ऑर्डर तो नहीं है, ये एडवाइस है ना, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, तो ये क्या है, ये एडवाइस है। तो ये वाले पैटर्न को सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B+B3 को करेंगे कि इसका हम पैसिव बनाएंगे ऐसे कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B+B3, जैसे हेल्प द पुअर, दैट द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, ये स्पेलिंग मिनर है, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत टाइपो मिस्टेक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, यदि एक्टिव वॉइस में इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे सी हैज़ टू रीड दिस बुक, हैज़ टू इन्फिनिटिव वर्ब कैसे, मतलब 2+B1, कोई सेंटेंस ऐसा हो 2+B1 ऐसा यूज़ हो तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस 2+B+B3, उसका पैटर्न ये अपनाएंगे। क्यों? जैसे सी हैज़ टू रीड दिस बुक, तो इसका पैसिव दिस बुक ऑब्जेक्ट है यहाँ, हैज़ चूँकि परफेक्ट में है, अब टू बी तो टू का एग्जिस्टेंस हमको बताना है और B+2+B1 है तो 2+B कर दिया और इसका B3 कर दिया, इसका B3 कर दिया, मतलब दिस बुक हैज़ टू बी रीड बाय हर। यदि सेंटेंस में हमने तो यहाँ इन्फिनिटिव देखा, लेकिन यदि सेंटेंस में पार्टिसिपल हो या जेरंड हो तो पार्टिसिपल या जेरंड में क्या करेंगे कि बस वैसा ही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिए, जैसे राम फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट मी, तो राम फाउंड मी बीइंग लाफ्ड, लाफिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग लाफ्ड एट माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक सबसे ही अभी तक तो हमने देखा कि एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ। टेंस बेस पे देखा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसका देखा था, इन्फिनिटिव सेंटेंस में रहो इन्फिनिटिव हो तो उसका देखा था, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो उसका देखा था। अब सेंटेंस ये भी तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स टाइप हो, कंपाउंड हो, मिक्स्ड हो,
हमने तो अभी तक यही देखा था कि सारे सेंटेंस सिंपल थे। तो सबसे पहले ये समझें कि आखिर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस होता क्या है। और यदि ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसका हम पैसिव कैसे बदलते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जैसा अभी तक पढ़ा था वो सारे रूल्स इस पे भी अप्लाई होंगे, पैटर्न तरीका वही है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि क्या उस क्लाउज में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ हुआ है। यदि ट्रांजिटिव का हुआ है तभी हम उसका पैसिव बदलेंगे, अदरवाइज पैसिव संभव नहीं है। ट्रांजिटिव कहने का मतलब है कि कोई वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, बिल्कुल उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और प्रीपोजिशन ले करके, जैसे आई एम गोइंग टू अ स्कूल, तो ये गोइंग टू अ स्कूल इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्यों, इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन आई एम ईटिंग अ मैंगो, ईटिंग अ मैंगो ये ट्रांजिटिव है, तो इसका पैसिव बनेगा। क्लियर। तो ध्यान रहे कि कोई भी सेंटेंस हो, सबसे पहले ये देखना है कि क्लाउज में ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। यदि ट्रांजिटिव हुआ तभी उसका पैसिव होगा, इंट्रांजिटिव यूज हुआ है तो उसका पैसिव नहीं होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। क्लियर। अच्छा, सेंटेंस में जितने क्लाउज रहेंगे सारे का पैसिव बनेगा, लेकिन यही कंडीशन है कि उसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है। पहले क्लाउज देखेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब है तभी बनेगा, ठीक है। मतलब जो भी रूल है, बेसिक रूल फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का हम लोग देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। फिर वर्ब का जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, है ना। फिर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, और अजेंट बाय प्लस ऑब्जेक्ट तभी लगाते हैं जब ज़रूरत लगे। और किस सिचुएशन ज़रूरत लगे, यदि सेंटेंस से स्पष्ट हो, कोई कार्य को करने वाला अनइम्पोर्टेंट है, वेग है, इंडिफिनिट है, या फिर अंडरस्टूड है, तो ऐसे सिचुएशन में बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब देखते हैं टाइप, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस अभी अब तक हमने देखा था कि सारे सेंटेंस सिंपल ही थे, मतलब वैसे सेंटेंस था जिसमें केवल एक क्लाउज ही था, इंडिपेंडेंट क्लाउज ही था, है ना, वो सेंटेंस सिंपल हुए। जैसे द कैट चेस्ड द माउस, तो इसका पैसिव सिंपल जैसा अब तक करते आ रहे थे, द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट। द स्टूडेंट्स विल फिनिश द प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ चूँकि एक ही क्लाउज कहने का मतलब एक वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है ना, ये एक ही मेन वर्ब है, क्लियर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्लाउज एक साथ होगा और किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ वो जुड़ा होगा। जैसे ही प्रिपेयर्ड द डिनर एंड सी बेक्ड केक। देखिए ये हुआ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड सेंटेंस कहने का मतलब है कि कोई दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज किसी कंजक्शन के साथ जोड़ा गया हो, तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्लाउज के पैसिव बनेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब देख लेंगे कि है, जिस क्लाउज में ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उसी के पैसिव बनेंगे। जैसे हमने देखा he prepared the dinner and she baked a cake. There are two clauses we can see here. He prepared the dinner और ये कंजक्शन आया, दूसरा क्लाउज हुआ she baked a cake, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज है, दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस एक कंजक्शन के साथ जोड़ दिया गया है। और वो कौन कौन से कंजक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इसका पैसिव दोनों क्लॉज, जो कि सी बेक्ड केक, ये ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ भी है और उसके बाद वर्ब आया, ये ऑब्जेक्ट आया, यहाँ भी ट्रांजिटिव वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट आया। तो इसका बनाएंगे, पहले जो क्लॉज है उसका
पैसिव बनाएंगे, द डिनर वॉज प्रिपेयर्ड बाय हिम, डिनर सब्जेक्ट बन गया, ही ऑब्जेक्ट बन गया, प्रिपेयर्ड वॉज प्रिपेयर्ड बन गया, हु बहु एंड रख दिए। अब इस क्लाउज का पैसिव बना दिए, ए केक वॉज बेक्ड बाय हर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आई, फिर से देख लेते हैं एक सेंटेंस। दे अरेस्टेड द थीप बट दे डिड नॉट क्वेश्चन हिम। दे अरेस्टेड द थीप, यहाँ तक एक क्लाउज है, फिर दे डिड नॉट क्वेश्चन हिम, दूसरा क्लाउज ये हो गया। तो अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे इस क्लाउज का? यदि ये सिंपल सेंटेंस हो, केवल एक ही सेंटेंस, दे अरेस्टेड द थीप, तो उसका क्या करेंगे? तो लिखेंगे द थीप वॉज अरेस्टेड बाय देम, क्लियर, कॉमा, फिर चूंकि जो कंजक्शन है वो कंजक्शन लिख दिए, फिर दूसरा क्लाउज जो है दे डिड नॉट क्वेश्चन हिम, तो उसका पैसिव बनाएंगे ही वॉज नॉट क्वेश्चनड। आप बाय देम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड में हमने देखा कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज किसी कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ था, जबकि कॉम्प्लेक्स जैसा नाम वैसा काम। कॉम्प्लेक्स मतलब एक मेन क्लाउज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। वहाँ पे क्या था? दोनों मेन क्लाउज, दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज ही थे कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लाउज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब देखना ये है, हमने बताया था कि जिस क्लाउज में ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उसी के पैसिव होंगे। तो चूंकि यहाँ भी दो क्लाउज है तो ट्रांजिटिव होगा तो उसका पैसिव होगा। जैसे टॉम टोल्ड मी दैट ही डिडंट नो द आंसर। अब देखिए दैट से पहले ये भी एक क्लाउज, दैट के बाद भी एक क्लाउज, ये मेन क्लाउज हुआ, ये सबऑर्डिनेट हुआ। दे टोल्ड मी, टॉम टोल्ड मी, ये इंडिपेंडेंट हो गया। अब क्या बोला कि ही डिडंट नो द आंसर, कि वो आंसर नहीं जानता है, ये क्या हुआ? सबऑर्डिनेट हो गया। तो चूंकि दोनों में ट्रांजिटिव वर्ब है तो दोनों का पैसिव बनेगा। जैसे आई वॉज टोल्ड बाय टॉम, इसका पैसिव हो गया। दैट ये जोड़ने का काम किया है। द आंसर वॉज नॉट नोन टू हिम, इसका पैसिव हमने बना दिया। नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ वॉज गेटिंग वार्मर। अब ये सेंटेंस में देखेंगे थोड़ा सा बदलाव आया। क्या बदलाव आया? पहले हम ढूंढेंगे क्या ट्रांजिटिव वर्ब है इस क्लॉज में। पहले क्लॉज कहाँ है? तो क्लॉज द टीचर टोल्ड अस, एक क्लॉज हुआ, ये मेन क्लॉज हो गया। और इसमें टीचर टोल्ड अस ये ट्रांजिटिव है, मतलब इसका पैसिव बनेगा। तो पहले इसका बना दिए, वी वर टोल्ड बाय द टीचर। उसके दैट द अर्थ वॉज गेटिंग वार्मर। अब द अर्थ वॉज गेटिंग वार्मर, अब यहाँ पे इसका इस क्लाउज में ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? नो नीड टू चेंज इन पैसिव वॉइस, तो हूबहू लिख देंगे। जैसे दैट द अर्थ वॉज गेटिंग वार्मर, क्लियर। इस क्लाउज का ही केवल पैसिव हमने बनाया है। क्यों? क्योंकि इसमें ही ट्रांजिटिव है, इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट, टॉम टोल्ड मी दैट ही डिडंट नो द आंसर। अच्छा, इसमें तो ये रिपीट हो गया, ये सेंटेंस आ गया है ना। तो दो सिचुएशन देखा हमने, एक में था कि दोनों क्लॉज में ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ था। दूसरे सिचुएशन में देखा तो पहले सिचुएशन में जब दोनों क्लॉज में ट्रांजिटिव थे दोनों का हमने पैसिव बनाया था। दूसरे में क्या है कि एक क्लॉज में ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ था, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का यूज नहीं हुआ था, इसीलिए उसका ट्रांजिटिव पैसिव वॉइस नहीं बदला। अब आते हैं एक ऐसा सिचुएशन, इसको बोलते हैं दैट क्लॉज। कभी कभी क्या होता है, जो मेन क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज में वर्ब यूज होता है बिलीव, नो, थिंक, से, रिपोर्ट, इस टाइप का। तो वैसे केस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसका पैसिव ऐसे बनाना, जैसे बोलते हैं वी होप दैट वी विल रिपे द लोन इन टाइम। तो इसका पैसिव इट इज़
फर्स्ट क्लाउज जो मेन क्लाउज है इट इज से शुरू हो जाता है। जैसे इट इज़ होप दैट, इट इज़ होप्ड बाय अस दैट, है ना। बाय अस लिखेंगे भी, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ होप दैट। जैसे ही इट इज़ होप दैट मतलब हम लोगों से आशा की जाती है, या आशा की जाती है ना, हम लोग आशा करते हैं, हम बोलते हैं वी होप, हम लोग आशा करते हैं। तो इट इज़ इसका पैसिव बनेगा, इट इज़ होप्ड बाय अस, लिखना ज़रूरी नहीं है। दैट द लोन विल बी रिपेड बाय यू इन टाइम, अब इसका पैसिव बना देंगे। अगला पीपल से दैट, तो इट इज सेड बाय पीपल लिखना नहीं क्योंकि इंडेफिनिट है। कौन पार्टिकुलर है, बिल्कुल वेग है, ठीक है। दैट ही इज ए जीनियस, अब ये इसका देखिए, इसमें इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं बनेगा? अब इसका मेन वर्ब है ही नहीं, है ना, तो हूबहू यहाँ लिख दिए, इट इज सेड दैट ही इज ए जीनियस। क्लियर? इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और उसके प्रैक्टिस भी करवा दिए जाएंगे। अब आता है मिक्स सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस अभी तक हमने देखा था सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और मिक्स क्या आ गया? मिक्स कहने का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंपल भी हो, कंपाउंड भी हो, कॉम्प्लेक्स भी हो, सारे मिली जुली सरकार हो, मिक्स सेंटेंस हो गई भाई, है ना। अब जैसा कि बताया कि जिस क्लाउज में ट्रांजिटिव होगा, जिस क्लाउज को हम ये पैसिव बना सकते हैं बना देंगे, नहीं बनाएंगे नहीं बना सकते हैं नहीं बना देंगे, हूबहू रख देंगे। जैसे व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स फिनिश देयर वर्क एंड दे सबमिटेड देयर पेपर्स, ये हुआ मिक्स। क्यों भाई? क्योंकि ये इसमें कंपाउंड का भी यूज़ हुआ है, कॉम्प्लेक्स का भी यूज़ हुआ है। इसको मिक्स कहिए या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहिए। तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे? क्योंकि ये देखिए, ये क्लाउज, दूसरा क्लाउज, तीसरा क्लाउज, इसमें 3 क्लाउजेज हैं। व्हेन द बेल रैंग, इसका पैसिव संभव नहीं है, हूबहू रख दिया। दूसरा क्लाउज द स्टूडेंट्स फिनिश दियर वर्क, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव संभव है। द वर्क वाज फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, एंड जोड़ दिया। फिर तीसरा क्लाउज है दे सबमिटेड दियर पेपर्स, दे सबमिटेड दियर पेपर्स, तो इसका भी पैसिव बनेगा, दियर पेपर्स वर सबमिटेड। जाहिर सी बात है, दियर पेपर वर सबमिटेड मतलब बाय देम। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, शी वॉश्ड द डिशेज बिकॉज हर मदर हैड ऑलरेडी कुक द मील। अब देखेंगे कितने क्लाउजेज इसमें। शी वॉश्ड द डिशेज, एक क्लाउज हुआ, ये कंजक्शन हुआ। दूसरा क्लाउजेस हर मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द मील, 2 क्लाउजेस। तो इसका क्या बनाएंगे? द डिशेज वो वॉश्ड बाय हर, यहाँ तक बन गया, बिकॉज हूबहू रख दिए। अब हर मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द मील, तो द मील हैड ऑलरेडी बीन कुक्ड बाय हर मदर। इस तरह से आपका कंप्लीट वॉइस आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और यदि कोई और भी सजेशन है और भी कुछ कॉम्प्लेक्स चैप्टर आते हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी उसका वीडियो बना दूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेंगे, और आगे आने वाले जो सिलेबस वाइज चैप्टर हैं उसका भी स्टडी मटेरियल और लेक्चर वीडियो दिए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।